वेलकम टू प्री एकेडमी। कल हम लोगों ने शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा और शब्दों के वर्गीकरण में शब्द को 4 भागों में बांटा गया है, उसको हम लोग पढ़ाए। शब्दों के वर्गीकरण में पहला शब्द हम लोग पढ़े उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। इसके बाद हम लोग पढ़े प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। कल हम लोग उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द का जो वर्गीकरण है वो 4 भागों में किया गया है, उसको भी हम लोग जाने। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम शब्द बोलने का मतलब है कि आप तुरंत जान लीजिए कि तत्सम मतलब है संस्कृत शब्द, जो कि बिना रूप परिवर्तित किए, बिना शब्दों में बदलाव किए हम लोग उसका हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं, है ना। तो आज मैं कुछ तद्भव शब्द बताती हूँ और आप लोग देखें कि इसमें इसका तत्सम शब्द क्या होगा। जैसे अब है मक्खी, ये हमारा तद्भव शब्द है। मक्खी का तत्सम रूप क्या होगा? मक्षिका। अब आगे देखिए कबूतर, कबूतर का तत्सम शब्द क्या होगा? कपोत। मिट्टी, मिट्टी का तत्सम रूप क्या होगा? मृत्तिका। धुआं, धुआं का तत्सम रूप होगा धूम्र। लाख, इसका तत्सम रूप होगा लक्ष्य। पूत का तत्सम रूप होगा पुत्र। पत्थर का तत्सम रूप होगा प्रस्तर। कोयल का तत्सम रूप होगा कोकिल। घर का तत्सम रूप गृह। अमी का तत्सम रूप होगा अमृत। दही का तत्सम रूप होगा दधी, है ना। तो ये सब सारा हमारा तद्भव रूप है और ये हमारा तत्सम, जो कि हिंदी में हम लोग बिना रूप परिवर्तित किए ही इसका प्रयोग कर लेते हैं। अब हम लोग आज आगे बढ़ते हैं कि शब्दों के वर्गीकरण में अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं प्रयोग के आधार पर, कि प्रयोग के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है। तो प्रयोग के आधार पर शब्द का वर्गीकरण 2 भागों में हुआ है, विकारी और अविकारी, है ना। अब ये विकारी और अविकारी क्या है कि शब्दों का वर्गीकरण जो ये किया गया है, इसका सीधा संबंध व्याकरणिक प्रकार से है। इसका संबंध व्याकरणिक प्रकार से है ना, कि व्याकरण के अंतर्गत हम लोग जो भी पढ़ते हैं, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब ये जो हम लोग सारा पढ़ते हैं ना, अब हम इन सभी को किस में रखेंगे? विकारी में या अविकारी में? इसको एक बार आप लोग जान लीजिए कि किसको हम लोग विकारी में रखेंगे और किसको अविकारी में रखेंगे। तो विकारी में हम लोग किसको रखेंगे? संज्ञा को, सर्वनाम को, क्रिया को और विशेषण को। इसको याद कर लें कि विकारी के अंतर्गत हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण को रखेंगे। इसके बाद देखिए कि अविकारी में हम लोग किसको किसको रख सकते हैं, रखेंगे? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और है निपात। ये इसको भी आप लोग याद कर लें कि विकारी में क्या है और अविकारी में क्या है। अब इसका परिभाषा हमको सबका जानना चाहिए, है ना, क्योंकि
विकारी की परिभाषा क्या होगी और अविकारी की परिभाषा क्या होगी। विकारी की परिभाषा क्या है कि लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार ये सबका चारों का रूप परिवर्तित होता है, रूप परिवर्तित होता है। और अविकारी में जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, इसका रूप परिवर्तन नहीं होता है। अब इसके जानने के लिए हमको सबका परिभाषा भी जान लेना चाहिए कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, क्रिया क्या है, विशेषण क्या है। धीरे धीरे करके मैं सबका परिभाषा बताते जाऊंगी। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। संज्ञा की परिभाषा आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, सर्वनाम भी पढ़ा होगा, क्रिया भी, विशेषण भी। अब जैसे कि मैं सिर्फ आज एग्जाम्पल के तौर पे बता देती हूँ कि ये संज्ञा है और इसमें दिया हुआ है कि लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार रूप परिवर्तित होता है ना। लिंग यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग, वचन यानी एक वचन बहुवचन, काल यानी कि जो काल का जो भेद है ना, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। और कारक में भी जानते हैं कि कारक में भी कारक का जो 8 भेद है और 8 भेदों का जो चिन्ह है उसको भी जानना चाहिए कि 8 भेदों का चिन्ह क्या है, उसके अनुसार रूप परिवर्तित होता है। अब जैसे हम बता दे रहे हैं कि सीता खाना खाती है ना। सीता स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग है ये, इसलिए यहाँ पे हमारा लगा हुआ है खाती है, ये स्त्रीलिंग है। अगर हम यहाँ पे मोहन कर दे, चेंज कर दे लिंग, ये हमारा मोहन पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के साथ हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया खाता है ना। यानी कि रूप परिवर्तित यहाँ पे दिख रहा है कि अगर स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे हमारा खाती है क्रिया, और यहाँ पे पुल्लिंग है तो हमारा क्रिया का क्या रूप चेंज हो गया है, खाता है। तो ठीक उसी प्रकार सबके साथ हमारा ये रूप परिवर्तित होगा। लेकिन ये क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, ये सबका रूप परिवर्तित नहीं होगा। रूप परिवर्तित कैसे नहीं होगा इसको देख लीजिए। अगर क्रिया विशेषण है ना, अब क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या है और क्रिया विशेषण का उदाहरण क्या है। क्रिया विशेषण क्या है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, नाचना, गाना, ये सब सारा क्रिया है, और जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, है ना। जो क्रिया की विशेषता बताता हो उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कि रीता धीरे धीरे लिखती है। रीता धीरे धीरे लिखती है। अब यहाँ पे है धीरे धीरे विशेषण है और लिखना क्या है, क्रिया। लिखना क्या है, क्रिया, और धीरे धीरे है हमारा विशेषण। हाँ, अब इस वाक्य में क्रिया की विशेषता क्या बताया गया है, धीरे धीरे, कि क्रिया कैसे हो रही है, तो धीरे धीरे। तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है कि धीरे धीरे। तो यानी कि ये जो है इसका रूप परिवर्तित नहीं होता है। अगर यहाँ पे हमारा लिंग, स्त्रीलिंग भी हो और पुल्लिंग भी हो तो हमारा ये जो क्रिया की जो विशेषता है ना वो चेंज नहीं होगा, वो उसका रूप नहीं बदलेगा। अगर हम यहाँ पे राम लिख लें तो राम के साथ भी क्रिया की विशेषता क्या होगी, धीरे धीरे ही होगी, कि राम धीरे धीरे लिखता है। ठीक है। उसी तरह संबंध बोधक में भी क्या है, इसका एग्जाम्पल भी आप लोग जान लीजिए। संबंध बोधक में क्या है कि इसका जो दो शब्दों और वाक्यांशों के बीच संबंध बताता है। समुच्चय बोधक ये भी वाक्य और वाक्यांशों को जोड़ता है। विस्मयादि बोधक है जिसमें कि जिस शब्द से हर्ष, शोक, घृणा, लज्जा, स्वीकृति आदि का बोध होता है, यानी कि इन सभी से रूप परिवर्तित नहीं होगा, है ना। अब जैसे विस्मयादि बोधक का एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। बोलेंगे शाबाश, ठीक है, और ये हमारा विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह ऐसा होता है। तो विस्मयादि बोधक शाबाश, क्या बात है ना। ये हम दोनों के साथ यूज करते हैं, स्त्रीलिंग के साथ भी यूज करेंगे, पुल्लिंग के साथ भी
यूज करेंगे। अब अगर घृणा बोधक भी आता है विस्मयादि बोधक में, घृणा का एग्जाम्पल क्या होगा, छीछी हो सकता है ना, छीछी हो सकता है। तो यानी कि ये इसका रूप परिवर्तित नहीं होगा, लिंग के स्त्रीलिंग के साथ भी वही होगा और पुल्लिंग के साथ भी वही होगा। यानी कि अविकारी शब्दों के अंतर्गत आने वाले जो व्याकरण है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक और निपात, इसका रूप परिवर्तित नहीं होगा। निपात की परिभाषा क्या है कि निपात में आपका होता है भी और ही, यानी कि इन्हीं दो शब्दों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। ठीक है, इसका भी रूप परिवर्तित नहीं होता है, ही और भी का। ठीक है, तो लेकिन इसको जानने से पहले प्रयोग के आधार पर जो शब्द का वर्गीकरण दो भागों में है, विकारी में और अविकारी में, और इसके अंतर्गत जो व्याकरणिक प्रकार से इसका संबंध है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, और इधर अविकारी में जो है इस सब की परिभाषा हम लोग जान ले और इसका सबका उदाहरण, हाँ, इसको सारा उदाहरण हम लोग जान लें तो क्या होगा कि अगर कभी भी वैसा क्वेश्चन आए कि ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ रहेगा और क्वेश्चन में रहेगा कि ये विकारी है या अविकारी, तो उस समय सारा चीज़ जान लेने के बाद तभी आप उसको बना पाएंगे। ठीक है, तो अगले क्लास में मैं कोशिश करूँगी कि प्रत्येक जो भी विकारी और अविकारी है तो प्रत्येक में से एक एक एग्जाम्पल दे करके उसको और भी आगे विस्तार से उसको कर दूंगी। तो आज आप लोग इतना ही पढ़ेंगे और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि रचना या अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार का है, उसको भी हम लोग जानेंगे। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि रचना और अर्थ के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण है वो भी हम लोग जानेंगे कि अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण क्या क्या है। अगले क्लास में इसको हम लोग जानेंगे। थैंक यू।